आज मौसम बहुत अच्छा था। दादा और दादी बाहर लॉन में बैठकर मौसम का मजा ले रहे थे। मंटू ने अपने दिमाग को पुरसुकून किया और मासूमाना खुशी और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मंटू ने टोनी और मैना को साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। मंटू मुतजस्सिस और बहादुर था, हमेशा नई जगहों को तलाश करने और नए लोगों से मिलने का शौकीन था। अपने मोहल्ले की गलियों में घूमते हुए मंटू ने एक पुरसुकून कोने में किताबों की एक पुरानी दुकान से ठोकर खाई। दिलचस्प होकर मंटू ने अंदर कदम रखा और खाकालू किताबों के शेल्फों पर इसका इस्तकबाल किया गया। हर एक के पास राज और कहानियां दरियाफ्त होने का इंतजार है। जब वो गलियारों से गुजर रहा था, मंटू ने देखा कि काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इसकी आंखें हिकमत से चमक रही हैं। बूढ़े आदमी ने मंटू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद नौजवान मुसाफिर। तुम ऐसे लग रहे हो जो सिर्फ किताबों से ज्यादा की तलाश में हो। शायद मेरे पास कोई ऐसी कहानी है जो आपको सुनाएगी। दिलचस्प होकर मंटू ने बेताबी से सर हिलाया और बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की। एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी जिस पर एक अक्लमंद और आदिल बादशाह था। एक दिन एक जादूगर दरबार में आया। उसने दावा किया कि इसके पास एक ऐसा जादुई आईना है जो इंसान की असलियत को दिखा सकता है। आईने में देखो। एक एक करके बादशाही के लोग आईने के करीब पहुंचे, इस उम्मीद में कि उनकी जिस्मानी शक्ल उनकी तरफ झलकती है। ताहम उनकी हैरत की बात यह है कि आईने ने उनकी ज़ाहिरी शक्ल नहीं बल्कि उनके दिल व दिमाग की हकीकी हालत को ज़ाहिर किया। कुछ ने देखा कि रहम और शफ़क़त उनकी तरफ झलकती है, जबकि दूसरों ने लालच और हसद देखा। आईना झूठ नहीं बोलता, हर उस शख्स के अंदरूनी ख्यालात और इरादों को ज़ाहिर करता है जिसने उसे देखने की हिम्मत की। बादशाह ने आईना से ज़ाहिर होने वाली सच्चाई को देखकर समझ लिया कि हकीकी खूबसूरती ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में नहीं बल्कि दिल की भलाई में है। इस दिन के बाद से उसने अपनी बादशाही पर और भी ज्यादा हिकमत और शफ़क़त के साथ हुकूमत की, ये जानते हुए कि किसी शख्स की असल पैमाइश उनके आमाल और इरादों में होती है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म की, लीव खौफज़दा होकर इसके मानी पर गौर करने लगा। इसने महसूस किया कि हकीकी खूबसूरती और कद्र अंदर से आती है, और ये कि हमारे आमाल और इरादे इस बात की वजाहत करते हैं कि हम कौन हैं। मकसद के एक नए एहसास के साथ मंटू ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और किताबों की दुकान से निकल गया, खुद की दरियाफ्त और तरक्की के अपने सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया। मंटू ने वापस आकर दादा जान को सारी कहानी सुनाई तो दादा जान ने मंटू को बताया कि इंसान के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं वो इसके शक्ल सूरत से ज़ाहिर होनी चाहिए। आमाल और इरादे इस बात की वजाहत करते हैं कि हम कौन हैं। चिंटू ने दादी जान से कहा कि आज वो भी दादा जान के साथ सिरके लिए जाएगा। दादी से इजाज़त लेकर मंटू और चिंटू खुशी खुशी दादा के साथ सैर के लिए रवाना हो गए। टोमी और मीना भी उनके साथ थे। जब बाग में पहुंचे तो मंटू ने दादा जान से दरख्वास्त की कि वो उसे कहानी सुनाए। फिर दादा जान कहानी शुरू की। एक सरसब्ज जंगल के वस्त में एक गाँव था, जहाँ लोग फितरत के साथ हम आहंग रहते थे। उनकी जिंदगियां सादा लेकिन मुनवीत से माला माल थीं। उनकी रहनुमाई उनके बुजुर्गों की हिकमत और परफतन कहानियां नस्ल दर नस्ल गुजरी थीं। गाँव मियन जोसेफ नाम का एक अक्लमंद बूढ़ा रहता था। वो अपनी फयाजी और फयाजी के लिए मशहूर थे। एक दिन अहमद नामी एक नौजवान ने जोसेफ के पास जाकर पूछा, जनाब मैं जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकता हूँ। जोसेफ ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे साथ चलो। वो अहमद को एक करीबी नदी पर ले गया और इससे कहा कि वो पानी में अपना अक्स देखे। क्या देखते हो? जोसेफ ने पूछा। अहमद ने जवाब दिया कि मैं खुद देख रहा हूँ। जोसेफ ने सर हिलाया और फिर एक पत्थर पानी में फेंक दिया जिससे लहरें बन गईं। अब तुम क्या देखते हो? इसने दोबारा पूछा। अहमद ने लहरों का मुशाहिदा किया और कहा, मैं लहरों को फैलता हुआ देख रहा हूँ। जोसेफ ने वजाहत करते हुए कहा, जिंदगी इस दरिया की तरह है। आपके अमाल इस पत्थर की तरह हैं जिसे आप इसमें फेंकते हैं। आपका हर अमल ऐसी लहरें पैदा करता है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी मुतासिर करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने अमाल का इंतखाब करना होगा, दानिशमंदी के साथ, क्योंकि वो आपकी कसम की तारीफ करते हैं। अहमद ने सबक समझा और जोसेफ की दानिशमंदी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन से उसने रहमतली, दियानतदारी और शफ़क़त के साथ काम करने की शऊरी कोशिश की। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अहमद कम्युनिटी का एक कामयाब और काबिल एहतराम रुकन बन गया।
हमेशा इस सबक को याद रखता है जो उसने दरिया के किनारे वाले अक्लमंद बूढ़े से सीखा था। इसने महसूस किया कि हकीकी खुशी मादी इमलाक या बैरूनी कामयाबियों में नहीं बल्कि क़ल्बी इत्मीनान और इंसानी रवाबित की दौलत से हासिल की जा सकती है। कहानी का इफ़ाक़ यह है कि हमारे अमाल के नताइज होते हैं और ये ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए दियानतदारी और मेहरबानी के साथ काम करें। मिंटू आज बहुत खुश था क्योंकि स्कूल से छुट्टी थी। दादी अम्मा ने मिंटू से कहा था कि वो शाम में दादाजी के साथ जंगल की सैर के लिए जा सकता है, क्योंकि दादी हर रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ती जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों के मुतालिक लिखा हुआ होता और मिंटू को भी इससे मुतारिफ़ करवाती। डेली की यही रूटीन थी कि मिंटू शाम होते ही दादी जी के कहने के मुताबिक दादा ने मिंटू, चिंटू और टॉमी को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल के रास्ते में आने वाली हर जड़ी बूटी और जानवर के मुताबिक मिंटू ने टॉमी को साथ लिया और जंगल में मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ और जानवरों को देखने के लिए निकल गया। मिंटू ने महसूस किया कि टॉनी को बहुत सख्त प्यास लगी है। टॉनी को पानी पिलाने के लिए मिंटू जब नदी के पास पहुंचा तो उसने अपने पीछे कुछ पत्तों के सरसराने की आहट महसूस की। मिंटू ने जैसे ही पीछे देखा, एक शेर जो कि खून से लहूलुहान था दहाड़ता हुआ मिंटू की तरफ बढ़ा। मिंटू पहले तो बहुत घबराया, लेकिन जब फिर उसने करीब से देखा तो शेर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वो इस हालत में नहीं था कि मिंटू पर हमला कर सके। मिंटू ने बहुत आराम से शेर के करीब होते हुए देखा तो शेर का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। मिंटू ने बहुत एहतियात के साथ शेर के ज़ख्म पर दादाजी के बताए हुए तरीके के मुताबिक कुछ जड़ी बूटियाँ लगाई। कुछ टाइम के बाद मिंटू ने महसूस किया कि शेर कुछ सेहतियाब है। जैसा कि देखने से महसूस होता था कि शेर का ज़ख्म बहुत गहरा था। मिंटू को अपनी तरफ आते हुए और साथ में शेर के चलते हुए दादाजी ने बहुत घबराहट महसूस की। लेकिन जैसे ही मिंटू दादाजी के पास पहुंचा, मिंटू ने शेर का सारा वाक़या दादाजी को सुनाया। दादाजी ने मिंटू को बताया कि उसने न सिर्फ शेर पर रहम किया है बल्कि उसने एक अच्छा इंसान होने का भी साबित किया है। जैसे ही शेर कुछ बेहतर हुआ, दादाजी ने मिंटू, चिंटू और टॉमी को साथ लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दादाजी ने मिंटू, चिंटू को बताया कि जब हमें किसी को मुश्किल वक्त में देखना चाहिए तो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। इस वादी के कलब में जो घेरे हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों से घिरी हुई थी, वहाँ थॉमस नाम का एक किसान रहता था। थॉमस पूरी वादी में अपनी फसलों के लिए अपनी लगन और अटल काम की अखलाकियत के लिए जाना जाता था। ताहम एक मुस्तकिल मसला था जिसने थॉमस को दूचार किया। मैक्स नाम का एक शरारती बंदर। मैक्स थॉमस के वजूद का हंगामा था। हर रोज वो थॉमस के खेतों और बागात में घुस जाता, तबाही मचाता और जो कुछ भी इसके हाथ लग जाता वो चोरी कर लेता। थॉमस की चीखों पुकार और बाजू लहरा कर उसे डराने की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मैक्स ने हमेशा उसे पीछे छोड़ने का रास्ता तलाश किया। एक दिन थॉमस ने फैसला किया कि इसके पास काफी है। उसने अपने खेतों के इर्द गिर्द जाल और रुकावटें खड़ी की।
इस उम्मीद पर कि आखिरकार मुसीबत ज़दा बंदर को पकड़ लेगा। लेकिन मैक्स होशियार और चसत होने की वजह से आसानी से उन सब से बच गया। मायूस होकर और अपनी अकल की इंतहा पर थॉमस ने गांव के एक बुजुर्ग, एक अक्लमंद बूढ़े से मशवरा तलब किया, जिसने कई मौसमों को आते जाते देखा था। बुजुर्ग ने थॉमस की अफसोस की कहानी सुनी और फिर सोचते हुए सर हिलाया। इन्होंने कहा कि आप अकेले ताकत से मैक्स को शिकस्त नहीं दे सकते, आपको एक मुख्तलिफ तरीका आजमाना होगा। इसके बाद उसने अपनी एक कहानी शेयर की, एक किसान के बारे में जिसे एक बार परेशान किंगलहरीव के ग्रुप के साथ उसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन्हें भगाने की कोशिश करने के बजाय किसान ने उनसे दोस्ती करने का फैसला किया था। अपनी फसलों की हिफाजत में उनकी मदद के बदले इन्हें खुराक और रहाइश की पेशकश की थी। थॉमस को पहले तो शुबह था, लेकिन वो उसे आजमाने के लिए काफी बेचैन था। उसने अपने खेतों के किनारे के करीब फलों और गिरीदार मेवे का एक प्याला रखा, इस उम्मीद पर कि वो मैक्स को फंदे में फंसाएगा। लेकिन इसकी हैरत की वजह से मैक्स एहतियात से इसके पास पहुंचा और शक की नजरों से पेशकश को देखता रहा। वक्त गुजरने के साथ थॉमस ने मैक्स के लिए खाना छोड़ना जारी रखा। आहिस्ता आहिस्ता उसका एतिमाद कमाया। बिलाखिर मैक्स ने थॉमस को दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर देखना शुरू किया। इसने खेतों पर छापा मारना छोड़ दिया और इसके बजाय थॉमस को अपनी फसलों की तरफ माइल करने में मदद करना शुरू कर दी। अपनी फर्तीली उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए पके हुए फल चुनने और कीड़ों को भगाने में। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, थॉमस और मैक्स लाजिम वाओ मुलज़ूम हो गए। वो खेतों में शाना बशाना काम करते थे, हंसी और कहानियां बांटते थे। जब वो सूरज के नीचे काम करते थे और अगरचे इन्होंने एक साथ बहुत से चैलेंजों का सामना किया, लेकिन वो हमेशा फतह याब हुए। उनकी दोस्ती और बाहमी एहतिराम के बंधन की बदौलत थॉमस और मैक्स की गैर मुतवक्की शराकतदारी पूरी वादी में फैल गई, जिससे दूसरे किसानों को जंगली हयात के साथ अपने तनाज़ात का परअमन हल तलाश करने की तरगीब मिली। और जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, वादी तरक्की करती गई, इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी की बरकत से। और इस तरह थॉमस और मैक्स ने अपने दिन अमन और खुशहाली के साथ गुजारे। उनकी दोस्ती समझ और हमदर्दी की ताकत का सबूत है। एक दफा का जिक्र है का एक प्यारा सा गांव था, जहां हरियाली के दरमियान फूल खिलते थे और पंछी मादू गाते थे। इस गांव में एक छोटा सा परिंदा रहता था जिसका नाम लाडो था। लाडो चहचहाने वाली बहुत खुशतब थी और सबको इसकी मुस्कुराहट बहुत पसंद थी। लाडो का सबसे अच्छा दोस्त एक परिंदा था जिसका नाम पेपी था। वो दोनों हर रोज एक साथ उठकर उसे खेलते थे। लाडो एक छोटी मगर बहादुर चिड़िया रहती थी। लाडो पूरे जंगल में अपनी मुहिम जोई और इसकी सुरीली आवाज के लिए मशहूर थी। हर सुबह वो अपने खूबसूरत दानों के साथ तुलू आफ्ताब का इस्तकबाल करने के लिए जल्दी उठती थी, जिससे जंगल की तमाम मखलूकात को खुशी मिलती थी। एक दिन जब लाडो जंगल के इर्द गिर्द उड़ रही थी, उसने देखा कि इसके बहुत से साथी परिंदे खुराक तलाश करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। दरख्तों में फल कम थे और झाड़ियों में मामूल से कम बीज थे। अपने दोस्तों के लिए फकरमंद लाडो ने अफसानवी गोल्डन सेड को तलाश करने के लिए सफर शुरू करने का फैसला किया। एक जादुई बीज जिसके पास है उसके लिए फरावानी और खुशहाली लाता है। बहादुरी के साथ लाडो जंगलों, खास के मैदानों और पहाड़ों में दूर दूर तक उड़ती हुई अपनी तलाश पर निकल पड़ी। रास्ते में इसे शदीद तूफानों से लेकर चालाक शिकारियों तक मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, लेकिन लाडो का अज़्म और वसाइल कभी नहीं डगमगाए।
कई दिनों के सफर के बाद लाडो आखिरकार जमीन के सबसे ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंच गया, जहां सुनहरी बीज के छुपे होने की अफवाह थी। वकदार ढलवानों पर चलते हुए उसने अभी तक अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना किया। आखिरकार वो चोटी पर पहुंची और सुनहरी बीज को सूरज की रोशनी में चमकता हुआ पाया। लेकिन जैसे ही लाडो अपने इनाम का दावा करने ही वाली थी, उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। ये एक पुराना चुड़ैल थी जो सुनहरी बीज का मुहाफिज थी। उल्लू ने चरपी को खबरदार किया कि सुनहरी बीज अकेले एक परिंदा के लिए नहीं है और इसकी असल ताकत दूसरों के साथ इसकी कसरत को बांटने में है। चुड़ैल की बातों में हिकमत को समझते हुए लाडो ने आजिज़ी से इत्तिफाक किया। इसने सुनहरी बीज को इसकी आरामगाह से निकाला और उसे वापस जंगल में ले गई। वहां उसने उसे साफ करने के बीच में लगाया और मुजिज़ाना तौर पर ये फूटने लगा और एक शानदार दरख्त बन गया जिसमें हर किस्म के फल और बीज थे। इस दिन के बाद से जंगल परवान चढ़ा और तमाम मखलूकात अमन और हम आहंगी के साथ रहते थे, एक बहादुर छोटी चिड़िया लाडो के बेलौस इक़दामात की बदौलत। और अगरचे उसने कभी शोहरत या पहचान नहीं मांगी, लेकिन लाडो का अफसाना उन सब के दिल में जिंदा रहा जो उसे जानते थे। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल के एक दरख्त पर एक सियाना कौवा रहता था। कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फिक्र के वो पूरा दिन घूमता फिरता और तरह तरह के खाने पीने का लुत्फ उठाता। शाम होते ही किसी फलदार दरख्त पर रात बसर करता। जिंदगी के हसीन दिन उसी तरह गुजरते रहे। एक दिन कौवा जंगल घूमने निकला। घूमते घूमते उसे एक झील नजर आई। ये झील जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ कई परिंदे बसेरा करते थे। कौवा पानी पीने के लिए झील के पास उतरा तो इसकी मुलाकात एक हंस से हुई। जल्द ही हंस और कौवा दोस्त बन गए, लेकिन कौवा हंस से मुलाकात के बाद कुछ परेशान रहने लगा। इसकी परेशानी ये थी कि हंस इतना सफेद क्यों है और मैं इतना काला क्यों। कौवा झील में तैरते हंस को देखकर ये सोचता था कि हंस पानी में इतनी आसानी से मजे से तैर सकता है और जो कुछ भी वो खाता है वही झील में दस्तयाब है। ये हंस दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। मुझे भी हंस जैसा बनना चाहिए। ये सोचकर कौवे ने झील में तैरने की कोशिश की, लेकिन वो डूबने लगा और बड़ी मुश्किल से झील से बाहर आया। कौवे ने अपने ख्यालात हंस को बताए। हंस ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे भी लगता था कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस वक्त तक मैंने तोता नहीं देखा था। तुम्हें पता है कि तोते के पास 2-3 मुख्तलिफ रंगों के हरे, पीले, नीले पर होते हैं। तोता तो इंसानी आवाज की नकल कर सकता है और अच्छे अच्छे फल खाता है। अलामत वावन। ये सुनकर कौवा सोचने लगा कि तोता सबसे ज्यादा खुशनसीब परिंदा होगा। हंस से पता पूछकर कौवा एक तोते के पास गया और इससे इंसानी आवाजों की नकल इसे सिखाने को कहा। कौवे ने ये आवाजें निकालने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ काओ काओ की आवाजें निकली। कौवा अफसुर्दा हो गया और तोते से कहा, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे हो। तोते ने कौवे को बताया, पहले ये सोचकर मैं भी बहुत खुश होता था, फिर मैंने एक मोर देखा। मेरे पास तो सिर्फ 2-3 रंग हैं, जबकि मोर के पास कई रंग हैं। मोर खूबसूरत रक्स कर सकता है। उसकी बहुत बुलंद आवाज है। अपनी आवाज से मोर जंगल में मौजूद दीगर मखलूकात को किसी भी खतरे से खबरदार करता है। मेरे ख्याल में मोर दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। अब कौवे को मोर से मिलने की तमन्ना हुई और वो मोर से मिलने जा पहुंचा। वहाँ कौवे ने देखा कि मोर घबराया हुआ सा है और खुद को झाड़ियों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कौवा मोर के करीब गया और कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी परों में कितने सारे रंग हैं। तुम्हारी दिलकशी और खूबसूरती और रक्स की तारीफ तो पूरा जंगल करता है। तुम यूं झाड़ियों में कहीं छुपे बैठे हो। मोर ने जवाब दिया, ओ प्यारे कौवे, मेरे उन्हीं परों ने मुझे परेशानी में डाल दिया। मेरे लंबे और रंगीन पंख की वजह से शिकारी मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाज औकात वो मुझे चिड़ियाघर में भी डाल देते थे। इस वजह से मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं चिड़िया होता तो खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और अगर कोई खतरा होता है तो आसानी से छुप सकता था। कौवे ने कहा, मेरा तो ये ख्याल था कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे होगे। मोर ने कहा, मैं भी सोचता था मैं सबसे खूबसूरत और खुशनसीब परिंदा हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरत की वजह से मैं छुपता फिरता हूँ। इसके बाद मोर ने कहा कि मैंने काफी गौर किया और मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ कौवा वो वाहिद परिंदा है जिसे कोई शिकारी नहीं पकड़ता, जो किसी पिंजरे में कैद नहीं,
पिछले कुछ दिनों से मुझे यही लगता है कौवा ही सबसे खुशनसीब परिंदा है और मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो खुशी खुशी हर जगह आजादी से घूम सकता था और अगर कोई खतरा होता तो आसानी से छुप जाता। एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। इसने कौवे और मोर को अपने पास बुलाया और कहा, हम में से हर एक में कुछ ना कुछ खुसूसियात हैं। हंस पानी में तैर सकता है, तोता इंसानी आवाज की नकल कर सकता है, मोर रक्स कर सकता है, चिड़िया छोटी और फर्तीली होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तैराकी या रक्स नहीं कर सकता लेकिन मुझे अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ सकता हूँ और अपने पीछे चीजें देख सकता हूँ। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? जब दिन के वक्त दूसरे तमाम परिंदे सख्त मेहनत कर रहे होते हैं तो मैं अपने घोंसले में सुकून से सो रहा होता हूँ। कौवा मायूस हुआ क्योंकि उसे तो अपनी किसी खुसूसियत के बारे में नहीं पता था। इसने उल्लू की बात काटी और कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तमाम परिंदों से सबसे ज्यादा नाखुश हूँ। अलामत वावेल। उल्लू मुस्कुराया और जवाब दिया, फरासत और समझ बूझ में कौवे को दूसरे परिंदों में बरतरी है। उल्लू ने कौवे से पूछा, क्या तुमने प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी? कौवे मसले हल करने के लिए कुंकर जैसे औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। कौवा बहुत ज़हीन और अक्लमंद भी होता है। इसकी याददाश्त बहुत तेज है और वो सोच समझकर कदम उठाता है। उसीलिए किसी भी शिकारी का उसे पकड़ना और निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। अलामत वावेल। उल्लू को परिंदों में बहुत अक्लमंद माना जाता है। उल्लू ने कौवे को समझाते हुए कहा कि कुदरत ने हम में से हर एक को कुछ ना कुछ सलाहियतें दी हैं। हम में से हर एक किसी एक चीज में बेहतरीन है। हमें खुद पर तरस खाने की बजाय मेहनत करनी चाहिए और जो काम हम करते हैं इसमें महारत हासिल करना चाहिए। मनटू अपनी मुहिम जोई और अपने इर्द गिर्द की कुदरती दुनिया को तलाश करने के शौक के लिए जाना जाता था। बारिश के एक दिन जब सर पर सियाह बादल छा गए और गरज चमक की आवाज दूर से गूंजी, दादा मंटू ने की वार्निंग के बावजूद जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे मंटू जंगल की गहराई में गया, बारिश तेज होती गई और मरैयत कम होती गई। खोए हुए और परेशान मंटू को एहसास हुआ कि वो उन मानूस रास्तों से बहुत दूर भटक गया है जिन्हें वो अच्छी तरह जानता था। घबराहट शुरू हो गई जब वो घर वापसी का रास्ता तलाश करने में जिद्दोजहद कर रहा था। बस जब उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही थी, मंटू ने एक चट्टानी सिरे के नीचे वाक़ई एक छोटी सी गार से ठोकर खाई। मुसलसल बारिश से पनाह मांगते हुए वो गार में दाखिल हुआ और इसके खुश्क गले में सुकून पाया। जब वो तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहा था, मंटू ने अकेले निकलने के अपने जबरदस्त फैसले पर गौर किया। बारिश थमी तो मंटू गार से बाहर निकला और जंगल की तरफ देखने लगा। जब मंटू जंगल को देख रहा था, इसने दरख्तों में से एक हल्की सी चीख सुनी। मतजस्सुस उसने आवाज का पीछा किया यहाँ तक कि वो गिरे हुए पत्तों के दरमियान कांपते हुए और अकेले एक हिरन के बच्चे पर आ पड़ी। खौफजदा मखलूक के करीब पहुंचकर मंटू ने पूछा, छोटे तुम्हें क्या तकलीफ है? हिरन के बच्चे ने आंसू भरी आंखों से देखा और जवाब दिया, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। मैं अपनी मुंह से बहुत दूर भटक गया हूँ और अब मुझे नहीं मालूम कि घर वापसी का रास्ता कैसे तलाश करूँ। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मंटू ने खोए हुए जानवर को अपनी हिकमत पेश की। मायूस मत हो मेरे अजीज, अगरचे रास्ता खैर वाज़ेह लग रहा है, अपनी जिबिल्लत पर भरोसा रखो और जंगल की सरगोशीन को सुनो, वो तुम्हें घर की रहनुमाई करेंगे। मंटू के अल्फाज से हौसला अफजाई करते हुए हिरन के बच्चे ने अपने आंसू पहुंचे और जंगल की तरफ रवाना हो गया। महफूज तरीके से वापसी का रास्ता तलाश करने का अज़्म किया। सफर के दौरान इसे बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा और शक के लम्हात का सामना करना पड़ा, लेकिन हर कदम के साथ ये मजबूत और पुरइतिमाद होता गया। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा और साए लंबे होते गए, आखिरकार जंगल की गहराइयों से फूड़ा निकला और अपनी मुंह के सामने खड़ा पाया, जो अपने खोए हुए बच्चे को बेचैनी से ढूंढ रही थी। दोबारा मिलने पर बहुत खुशी हुई। हिरन की मुंह ने अपने बच्चे को प्यार से झंझोड़ा और मंटू की मेहरबानी और रहनुमाई का शुक्रिया अदा किया। एक दानिशमंदाना सर हिलाते हुए मंटू ने जवाब दिया, याद रखो छोटे, यहाँ तक कि अंधेरे में भी अगर आप में इसे तलाश करने की हिम्मत है तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है। अपने आप पर
और अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर भरोसा करें और आप कभी भी सही मानों में ऐसा नहीं करेंगे। खो जाना। और इस तरह रन के बच्चे और उसकी मां ने एक साथ घर का सफर किया। उनके दिल इस अक्लमंद मंटो के लिए तशक्कुर से भर गए जिसने उनका रास्ता तलाश करने में मदद की थी। मंटो ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दादाजी को अपने पीछे खड़े देखा। मंटो दादा को देखकर बहुत खुश हुआ और उनके साथ घर की तरफ चला गया। दादा ने रास्ते में मंटो से कहा, अगर आप में रास्ता तलाश करने की हिम्मत है तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता भी होता है। मिंटू आज बहुत खुश था क्योंकि स्कूल से छुट्टी थी। दादी अम्मा ने मिंटू से कहा था कि वो शाम में दादाजी के साथ जंगल की सैर के लिए जा सकता है, क्योंकि दादी हर रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ती जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों के मुतालिक लिखा हुआ होता और मिंटू को भी इससे मुतारिफ़ करवाती। डेली की यही रूटीन थी कि मिंटू शाम होते ही दादी जी के कहने के मुताबिक दादा ने मिंटू, चिंटू और टॉमी को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल के रास्ते में आने वाली हर जड़ी बूटी और जानवर के मुताबिक मिंटू ने टॉमी को साथ लिया और जंगल में मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ और जानवरों को देखने के लिए निकल गया। मिंटू ने महसूस किया कि टॉनी को बहुत सख्त प्यास लगी है। टॉनी को पानी पिलाने के लिए मिंटू जब नदी के पास पहुंचा तो उसने अपने पीछे कुछ पत्तों के सरसराने की आहट महसूस की। मिंटू ने जैसे ही पीछे देखा, एक शेर जो कि खून से लहूलुहान था दहाड़ता हुआ मिंटू की तरफ बढ़ा। मिंटू पहले तो बहुत घबराया, लेकिन जब फिर उसने करीब से देखा तो शेर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वो इस हालत में नहीं था कि मिंटू पर हमला कर सके। मिंटू ने बहुत आराम से शेर के करीब होते हुए देखा तो शेर का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। मिंटू ने बहुत एहतियात के साथ शेर के ज़ख्म पर दादाजी के बताए हुए तरीके के मुताबिक कुछ जड़ी बूटियाँ लगाई। कुछ टाइम के बाद मिंटू ने महसूस किया कि शेर कुछ सेहतियाब है। जैसा कि देखने से महसूस होता था कि शेर का ज़ख्म बहुत गहरा था। मिंटू को अपनी तरफ आते हुए और साथ में शेर के चलते हुए दादाजी ने बहुत घबराहट महसूस की। लेकिन जैसे ही मिंटू दादाजी के पास पहुंचा, मिंटू ने शेर का सारा वाक़या दादाजी को सुनाया। दादाजी ने मिंटू को बताया कि उसने न सिर्फ शेर पर रहम किया है बल्कि उसने एक अच्छा इंसान होने का भी साबित किया है। जैसे ही शेर कुछ बेहतर हुआ, दादाजी ने मिंटू, चिंटू और टॉमी को साथ लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दादाजी ने मिंटू, चिंटू को बताया कि जब हमें किसी को मुश्किल वक्त में देखना चाहिए तो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। चिंटू ने दादी जान से कहा कि आज वो भी दादा जान के साथ सिर के लिए जाएगा। दादी से इजाज़त लेकर मंटू और चिंटू खुशी खुशी दादा के साथ सर के लिए रवाना हो गए। टॉमी और मीना भी उनके साथ थे। जब बाग में पहुंचे मंटू ने दादा जान से दरख्वास्त की कि वो उसे कहानी सुनाए। फिर दादा जान कहानी शुरू की। एक सरसब्ज जंगल के वस्त में एक गांव था जहां लोग फितरत के साथ हम आहंग रहते थे। उनकी जिंदगियां सादा लेकिन मुनवीत से माला माल थीं। उनकी रहनुमाई उनके बुजुर्गों की हिकमत और परफतन कहानियां नस्ल दर नस्ल गुजरी थीं। गांव मियन जोसेफ नाम का एक अक्लमंद बूढ़ा रहता था। वो अपनी फयाजी और फयाजी के लिए मशहूर थे। एक दिन अहमद नामी एक नौजवान ने जोसेफ के पास जाकर पूछा, जनाब मैं ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकता हूँ? जोसेफ ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे साथ चलो। वो अहमद को एक करीबी नदी पर ले गया और इससे कहा कि वो पानी में अपना अक्स देखे।
किया देखते हो? जोसेफ ने पूछा। अहमद ने जवाब दिया कि मैं खुद देख रहा हूँ। जोसेफ ने सर हिलाया और फिर एक पत्थर पानी में फेंक दिया जिससे लहरें बन गईं। अब तुम क्या देखते हो? इसने दोबारा पूछा। अहमद ने लहरों का मुशाहिदा किया और कहा, मैं लहरों को फैलता हुआ देख रहा हूँ। जोसेफ ने वजाहत करते हुए कहा, जिंदगी इस दरिया की तरह है। आपके अमाल इस पत्थर की तरह हैं जिसे आप इसमें फनकटे हैं। आपका हर अमल ऐसी लहरें पैदा करता है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी मुतासिर करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने अमाल का इंतखाब करना होगा, दानिशमंदी के साथ, क्योंकि वो आपकी कसम की तारीफ करते हैं। अहमद ने सबक समझा और जोसेफ की दानिशमंदी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन से उसने रहमत ली, दियानतदारी और शफ़क़त के साथ काम करने की शऊरी कोशिश की। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अहमद कम्युनिटी का एक कामयाब और काबिल एहतराम रुकन बन गया। हमेशा इस सबक को याद रखता है जो उसने दरिया के किनारे वाले अक्लमंद बूढ़े से सीखा था। इसने महसूस किया कि हकीकी खुशी मादी इमलाक या बैरूनी कामयाबियों में नहीं बल्कि क़ल्बी इत्मीनान और इंसानी रवाबित की दौलत से हासिल की जा सकती है। कहानी का इफ़ाक़ यह है कि हमारे अमाल के नताइज होते हैं और ये ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए दियानतदारी और मेहरबानी के साथ काम करें। आज मौसम बहुत अच्छा था। दादा और दादी बाहर लॉन में बैठकर मौसम का मजा ले रहे थे। मंटू ने अपने दिमाग को पुरसुकून किया और मासूमाना खुशी और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मंटू ने टोनी और मैना को साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। मंटू मुतजस्सिस और बहादुर था, हमेशा नई जगहों को तलाश करने और नए लोगों से मिलने का शौकीन था। अपने मोहल्ले की गलियों में घूमते हुए मंटू ने एक पुरसुकून कोने में किताबों की एक पुरानी दुकान से ठोकर खाई। दिलचस्प होकर मंटू ने अंदर कदम रखा और खाकालू किताबों के शेल्फों पर इसका इस्तकबाल किया गया। हर एक के पास राज और कहानियां दरियाफ्त होने का इंतजार है। जब वो गलियारों से गुजर रहा था, मंटू ने देखा कि काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इसकी आंखें हिकमत से चमक रही हैं। बूढ़े आदमी ने मंटू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद नौजवान मुसाफिर। तुम ऐसे लग रहे हो जो सिर्फ किताबों से ज्यादा की तलाश में हो। शायद मेरे पास कोई ऐसी कहानी है जो आपको सुनाएगी। दिलचस्प होकर मंटू ने बेताबी से सर हिलाया और बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की। एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी जिस पर एक अक्लमंद और आदिल बादशाह था। एक दिन एक जादूगर दरबार में आया। उसने दावा किया कि इसके पास एक ऐसा जादुई आईना है जो इंसान की असलियत को दिखा सकता है। आईने में देखो। एक एक करके बादशाही के लोग आईने के करीब पहुंचे, इस उम्मीद में कि उनकी जिस्मानी शक्ल उनकी तरफ झलकती है। ताहम उनकी हैरत की बात यह है कि आईने ने उनकी ज़ाहिरी शक्ल नहीं बल्कि उनके दिल व दिमाग की हकीकी हालत को ज़ाहिर किया। कुछ ने देखा कि रहम और शफ़क़त उनकी तरफ झलकती है, जबकि दूसरों ने लालच और हसद देखा। आईना झूठ नहीं बोलता, हर उस शख्स के अंदरूनी ख्यालात और इरादों को ज़ाहिर करता है जिसने उसे देखने की हिम्मत की। बादशाह ने आईना से ज़ाहिर होने वाली सच्चाई को देखकर समझ लिया कि हकीकी खूबसूरती ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में नहीं बल्कि दिल की भलाई में है। इस दिन के बाद से उसने अपनी बादशाही पर और भी ज्यादा हिकमत और शफ़क़त के साथ हुकूमत की, ये जानते हुए कि किसी शख्स की असल पैमाइश उनके आमाल और इरादों में होती है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म की, लीव खौफज़दा होकर इसके मानी पर गौर करने लगा। इसने महसूस किया कि हकीकी खूबसूरती और कद्र अंदर से आती है और ये कि हमारे आमाल और इरादे इस बात की वजाहत करते हैं कि हम कौन हैं। मकसद के एक नए एहसास के साथ मंटू ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और किताबों की दुकान से निकल गया, खुद की दरियाफ्त और तरक्की के अपने सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया। मंटू ने वापस आकर दादा जान को सारी कहानी सुनाई तो दादा जान ने मंटू को बताया कि इंसान के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं वो इसके शकालू सूरत से ज़ाहिर होनी चाहिए। आमाल और इरादे इस बात की वजाहत करते हैं कि हम कौन हैं। मिंटू आज बहुत खुश था क्योंकि स्कूल से छुट्टी थी। दादी अम्मा ने मिंटू से कहा था कि वो शाम में दादाजी के साथ जंगल की सैर के लिए जा सकता है।
क्योंकि दादी हर रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ती जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों के मुतालिक लिखा हुआ होता और मिंटू को भी इससे मुतारिफ़ करवाती। डेली की यही रूटीन थी कि मिंटू शाम होते ही दादी जी के कहने के मुताबिक दादा ने मिंटू, चिंटू और टॉमी को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल के रास्ते में आने वाली हर जड़ी बूटी और जानवर के मुताबिक मिंटू ने टॉमी को साथ लिया और जंगल में मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ और जानवरों को देखने के लिए निकल गया। मिंटू ने महसूस किया कि टॉनी को बहुत सख्त प्यास लगी है। टॉनी को पानी पिलाने के लिए मिंटू जब नदी के पास पहुंचा तो उसने अपने पीछे कुछ पत्तों के सरसराने की आहट महसूस की। मिंटू ने जैसे ही पीछे देखा, एक शेर जो कि खून से लहूलुहान था दहाड़ता हुआ मिंटू की तरफ बढ़ा। मिंटू पहले तो बहुत घबराया, लेकिन जब फिर उसने करीब से देखा तो शेर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वो इस हालत में नहीं था कि मिंटू पर हमला कर सके। मिंटू ने बहुत आराम से शेर के करीब होते हुए देखा तो शेर का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। मिंटू ने बहुत एहतियात के साथ शेर के ज़ख्म पर दादाजी के बताए हुए तरीके के मुताबिक कुछ जड़ी बूटियाँ लगाई। कुछ टाइम के बाद मिंटू ने महसूस किया कि शेर कुछ सेहतियाब है। जैसा कि देखने से महसूस होता था कि शेर का ज़ख्म बहुत गहरा था। मिंटू को अपनी तरफ आते हुए और साथ में शेर के चलते हुए दादाजी ने बहुत घबराहट महसूस की। लेकिन जैसे ही मिंटू दादाजी के पास पहुंचा, मिंटू ने शेर का सारा वाक़या दादाजी को सुनाया। दादाजी ने मिंटू को बताया कि उसने न सिर्फ शेर पर रहम किया है बल्कि उसने एक अच्छा इंसान होने का भी साबित किया है। जैसे ही शेर कुछ बेहतर हुआ, दादाजी ने मिंटू, चिंटू और टॉमी को साथ लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दादाजी ने मिंटू, चिंटू को बताया कि जब हमें किसी को मुश्किल वक्त में देखना चाहिए तो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। चिंटू ने दादी जान से कहा कि आज वो भी दादा जान के साथ सिर के लिए जाएगा। दादी से इजाज़त लेकर मंटू और चिंटू खुशी खुशी दादा के साथ सर के लिए रवाना हो गए। टॉमी और मीना भी उनके साथ थे। जब बाग में पहुंचे तो मंटू ने दादा जान से दरख्वास्त की कि वो उसे कहानी सुनाए। फिर दादा जान कहानी शुरू की। एक सरसब्ज जंगल के वस्त में एक गांव था, जहां लोग फितरत के साथ हम आहंग रहते थे। उनकी जिंदगियां सादा लेकिन मुनवित से माला माल थीं। उनकी रहनुमाई उनके बुजुर्गों की हिकमत और परफतन कहानियां नस्ल दर नस्ल गुजरी थीं। गांव मियन जोसेफ नाम का एक अक्लमंद बूढ़ा रहता था। वो अपनी फयाजी और फयाजी के लिए मशहूर थे। एक दिन अहमद नामी एक नौजवान ने जोसेफ के पास जाकर पूछा, जनाब, मैं ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकता हूँ? जोसेफ ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे साथ चलो। वो अहमद को एक करीबी नदी पर ले गया और इससे कहा कि वो पानी में अपना अक्स देखे। क्या देखते हो? जोसेफ ने पूछा। अहमद ने जवाब दिया कि मैं खुद देख रहा हूँ। जोसेफ ने सर हिलाया और फिर एक पत्थर पानी में फेंक दिया जिससे लहरें बन गईं। अब तुम क्या देखते हो? इसने दोबारा पूछा। अहमद ने लहरों का मुशाहिदा किया और कहा, मैं लहरों को फैलता हुआ देख रहा हूँ। जोसेफ ने वजाहत करते हुए कहा, जिंदगी इस दरिया की तरह है। आपके अमाल इस पत्थर की तरह हैं जिसे आप इसमें फनकटे हैं। आपका हर अमल ऐसी लहरें पैदा करता है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी मुतासिर करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने अमाल का इंतखाब करना होगा, दानिशमंदी के साथ, क्योंकि वो आपकी कसम की तारीफ करते हैं। अहमद ने सबक समझा और जोसेफ की दानिशमंदी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन से उसने रहमत ली, दियानतदारी और शफ़क़त के साथ काम करने की शऊरी कोशिश की। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अहमद कम्युनिटी का एक कामयाब और काबिल एहतराम रुकन बन गया।
हमेशा इस सबक को याद रखता है जो उसने दरिया के किनारे वाले अक्लमंद बूढ़े से सीखा था। इसने महसूस किया कि हकीकी खुशी मादी इमलाक या बैरूनी कामयाबियों में नहीं बल्कि क़ल्बी इत्मीनान और इंसानी रवाबित की दौलत से हासिल की जा सकती है। कहानी का इफ़ाक़ यह है कि हमारे अमाल के नताइज होते हैं और ये ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए दियानतदारी और मेहरबानी के साथ काम करें। आज मौसम बहुत अच्छा था। दादा और दादी बाहर लॉन में बैठकर मौसम का मजा ले रहे थे। मंटू ने अपने दिमाग को पुरसुकून किया और मासूमाना खुशी और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मंटू ने टोनी और मैना को साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। मंटू मुतजस्सिस और बहादुर था, हमेशा नई जगहों को तलाश करने और नए लोगों से मिलने का शौकीन था। अपने मोहल्ले की गलियों में घूमते हुए मंटू ने एक पुरसुकून कोने में किताबों की एक पुरानी दुकान से ठोकर खाई। दिलचस्प होकर मंटू ने अंदर कदम रखा और खाकालू किताबों के शेल्फों पर इसका इस्तकबाल किया गया। हर एक के पास राज और कहानियां दरियाफ्त होने का इंतजार है। जब वो गलियारों से गुजर रहा था, मंटू ने देखा कि काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इसकी आंखें हिकमत से चमक रही हैं। बूढ़े आदमी ने मंटू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद नौजवान मुसाफिर। तुम ऐसे लग रहे हो जो सिर्फ किताबों से ज्यादा की तलाश में हो। शायद मेरे पास कोई ऐसी कहानी है जो आपको सुनाएगी। दिलचस्प होकर मंटू ने बेताबी से सर हिलाया और बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की। एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी जिस पर एक अक्लमंद और आदिल बादशाह था। एक दिन एक जादूगर दरबार में आया। उसने दावा किया कि इसके पास एक ऐसा जादुई आईना है जो इंसान की असलियत को दिखा सकता है। आईने में देखो। एक एक करके बादशाही के लोग आईने के करीब पहुंचे, इस उम्मीद में कि उनकी जिस्मानी शक्ल उनकी तरफ झलकती है। ताहम उनकी हैरत की बात यह है कि आईने ने उनकी ज़ाहिरी शक्ल नहीं बल्कि उनके दिल व दिमाग की हकीकी हालत को ज़ाहिर किया। कुछ ने देखा कि रहम और शफ़क़त उनकी तरफ झलकती है, जबकि दूसरों ने लालच और हसद देखा। आईना झूठ नहीं बोलता, हर उस शख्स के अंदरूनी ख्यालात और इरादों को ज़ाहिर करता है जिसने उसे देखने की हिम्मत की। बादशाह ने आईना से ज़ाहिर होने वाली सच्चाई को देखकर समझ लिया कि हकीकी खूबसूरती ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में नहीं बल्कि दिल की भलाई में है। इस दिन के बाद से उसने अपनी बादशाही पर और भी ज्यादा हिकमत और शफ़क़त के साथ हुकूमत की, ये जानते हुए कि किसी शख्स की असल पैमाइश उनके आमाल और इरादों में होती है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म की, लीव खौफज़दा होकर इसके मानी पर गौर करने लगा। इसने महसूस किया कि हकीकी खूबसूरती और कद्र अंदर से आती है और ये कि हमारे आमाल और इरादे इस बात की वजाहत करते हैं कि हम कौन हैं। मकसद के एक नए एहसास के साथ मंटू ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और किताबों की दुकान से निकल गया। खुद की दरियाफ्त और तरक्की के अपने सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया। मंटू ने वापस आकर दादा जान को सारी कहानी सुनाई तो दादा जान ने मंटू को बताया कहानसान के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं वो इस कैशकालू सूरत से ज़ाहिर होनी चाहिए। आमाल और इरादे इस बात की वजाहत करते हैं कि हम कौन हैं। चिंटू ने दादी जान से कहा कि आज वो भी दादा जान के साथ सिरके लिए जाएगा। दादी से इजाज़त लेकर मंटू और चिंटू खुशी खुशी दादा के साथ सर के लिए रवाना हो गए। टोमी और मीना भी उनके साथ थे। जब बाग में पहुंचे मंटू ने दादा जान से दरख्वास्त की कि वो उसे कहानी सुनाए। फिर दादा जान कहानी शुरू की। एक सरसब्ज जंगल के वस्त में एक गांव था जहां लोग फितरत के साथ हम आहंग रहते थे। उनकी जिंदगियां सादा लेकिन मुनवीत से माला माल थीं। उनकी रहनुमाई उनके बुजुर्गों की हिकमत और परफतन कहानियां नस्ल दर नस्ल गुजरी थीं। गांव मियन जोसेफ नाम का एक अक्लमंद बूढ़ा रहता था। वो अपनी फयाजी और फयाजी के लिए मशहूर थे। एक दिन अहमद नामी एक नौजवान ने जोसेफ के पास जाकर पूछा, जनाब मैं जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकता हूँ। जोसेफ ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे साथ चलो। वो अहमद को एक करीबी नदी पर ले गया और इससे कहा कि वो पानी में अपना अक्स देखे। क्या देखते हो? जोसेफ ने पूछा। अहमद ने जवाब दिया कि मैं खुद देख रहा हूँ।
जोसेफ ने सर हिलाया और फिर एक पत्थर पानी में फेंक दिया जिससे लहरें बन गईं। अब तुम क्या देखते हो? इसने दोबारा पूछा। अहमद ने लहरों का मुशाहिदा किया और कहा, मैं लहरों को फैलता हुआ देख रहा हूँ। जोसेफ ने वजाहत करते हुए कहा, जिंदगी इस दरिया की तरह है। आपके अमाल इस पत्थर की तरह हैं जिसे आप इसमें फनकटा हैं। आपका हर अमल ऐसी लहरें पैदा करता है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी मुतासिर करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने अमाल का इंतखाब करना होगा, दानिशमंदी के साथ, क्योंकि वो आपकी कसम की तारीफ करते हैं। अहमद ने सबक समझा और जोसेफ की दानिशमंदी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन से उसने रहमतली, दियानतदारी और शफ़क़त के साथ काम करने की शऊरी कोशिश की। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अहमद कम्युनिटी का एक कामयाब और काबिल एहतराम रुकन बन गया। हमेशा इस सबक को याद रखता है जो उसने दरिया के किनारे वाले अक्लमंद बूढ़े से सीखा था। इसने महसूस किया कि हकीकी खुशी मादी इमलाक या बैरूनी कामयाबियों में नहीं बल्कि क़ल्बी इत्मीनान और इंसानी रवाबित की दौलत से हासिल की जा सकती है। कहानी का इफ़ाक़ यह है कि हमारे अमाल के नताइज होते हैं और ये ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए दियानतदारी और मेहरबानी के साथ काम करें। आज मौसम बहुत अच्छा था। दादा और दादी बाहर लॉन में बैठकर मौसम का मजा ले रहे थे। मंटू ने अपने दिमाग को पुरसुकून किया और मासूमाना खुशी और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मंटू ने टोनी और मैना को साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। मंटू मुतजस्सिस और बहादुर था, हमेशा नई जगहों को तलाश करने और नए लोगों से मिलने का शौकीन था। अपने मोहल्ले की गलियों में घूमते हुए मंटू ने एक पुरसुकून कोने में किताबों की एक पुरानी दुकान से ठोकर खाई। दिलचस्प होकर मंटू ने अंदर कदम रखा और खाकालूद किताबों के शेल्फों पर इसका इस्तकबाल किया गया। हर एक के पास राज और कहानियां दरियाफ्त होने का इंतजार है। जब वो गलियारों से गुजर रहा था, मंटू ने देखा कि काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इसकी आंखें हिकमत से चमक रही हैं। बूढ़े आदमी ने मंटू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद नौजवान मुसाफिर। तुम ऐसे लग रहे हो जो सिर्फ किताबों से ज्यादा की तलाश में हो। शायद मेरे पास कोई ऐसी कहानी है जो आपको सुनाएगी। दिलचस्प होकर मंटू ने बेताबी से सर हिलाया और बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की। एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी जिस पर एक अक्लमंद और आदिल बादशाह था। एक दिन एक जादूगर दरबार में आया। उसने दावा किया कि इसके पास एक ऐसा जादुई आईना है जो इंसान की असलियत को दिखा सकता है। आईने में देखो। एक एक करके बादशाही के लोग आईने के करीब पहुंचे, इस उम्मीद में कि उनकी जिस्मानी शक्ल उनकी तरफ झलकती है। ताहम उनकी हैरत की बात यह है कि आईने ने उनकी ज़ाहिरी शक्ल नहीं बल्कि उनके दिल व दिमाग की हकीकी हालत को ज़ाहिर किया। कुछ ने देखा कि रहम और शफ़क़त उनकी तरफ झलकती है, जबकि दूसरों ने लालच और हसद देखा। आईना झूठ नहीं बोलता, हर उस शख्स के अंदरूनी ख्यालात और इरादों को ज़ाहिर करता है जिसने उसे देखने की हिम्मत की। बादशाह ने आईना से ज़ाहिर होने वाली सच्चाई को देखकर समझ लिया कि हकीकी खूबसूरती ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में नहीं बल्कि दिल की भलाई में है। इस दिन के बाद से उसने अपनी बादशाही पर और भी ज्यादा हिकमत और शफ़क़त के साथ हुकूमत की, ये जानते हुए कि किसी शख्स की असल पैमाइश उनके अमाल और इरादों में होती है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म की, लीव खौफज़दा होकर इसके मानी पर गौर करने लगा। इसने महसूस किया कि हकीकी खूबसूरती और कद्र अंदर से आती है और ये कि हमारे अमाल और इरादे इस बात की वजाहत करते हैं कि हम कौन हैं। मकसद के एक नए एहसास के साथ मंटू ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और किताबों की दुकान से निकल गया। खुद की दरियाफ्त और तरक्की के अपने सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया। मंटू ने वापस आकर दादा जान को सारी कहानी सुनाई तो दादा जान ने मंटू को बताया कि इंसान के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं वो इसके शकालू सूरत से ज़ाहिर होनी चाहिए। आमाल और इरादे इस बात की वजाहत करते हैं कि हम कौन हैं। मिंटू आज बहुत खुश था क्योंकि स्कूल से छुट्टी थी। दादी अम्मा ने मिंटू से कहा था कि वो शाम में दादाजी के साथ जंगल की सैर के लिए जा सकता है, क्योंकि
के दादी हर रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ती जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों के मुतालिक लिखा हुआ होता और मिंटू को भी इससे मुतारिफ़ करवाती। डेली की यही रूटीन थी कि मिंटू शाम होते ही दादी जी के कहने के मुताबिक दादा ने मिंटू, चिंटू और टॉमी को साथ लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल के रास्ते में आने वाली हर जड़ी बूटी और जानवर के मुताबिक मिंटू ने टॉमी को साथ लिया और जंगल में मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ और जानवरों को देखने के लिए निकल गया। मिंटू ने महसूस किया कि टॉनी को बहुत सख्त प्यास लगी है। टॉनी को पानी पिलाने के लिए मिंटू जब नदी के पास पहुंचा तो उसने अपने पीछे कुछ पत्तों के सरसराने की आहट महसूस की। मिंटू ने जैसे ही पीछे देखा, एक शेर जो कि खून से लहूलुहान था दहाड़ता हुआ मिंटू की तरफ बढ़ा। मिंटू पहले तो बहुत घबराया, लेकिन जब फिर उसने करीब से देखा तो शेर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वो इस हालत में नहीं था कि मिंटू पर हमला कर सके। मिंटू ने बहुत आराम से शेर के करीब होते हुए देखा तो शेर का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। मिंटू ने बहुत एहतियात के साथ शेर के ज़ख्म पर दादाजी के बताए हुए तरीके के मुताबिक कुछ जड़ी बूटियाँ लगाई। कुछ टाइम के बाद मिंटू ने महसूस किया कि शेर कुछ सेहतियाब है। जैसा कि देखने से महसूस होता था कि शेर का ज़ख्म बहुत गहरा था। मिंटू को अपनी तरफ आते हुए और साथ में शेर के चलते हुए दादाजी ने बहुत घबराहट महसूस की। लेकिन जैसे ही मिंटू दादाजी के पास पहुंचा, मिंटू ने शेर का सारा वाक़या दादाजी को सुनाया। दादाजी ने मिंटू को बताया कि उसने न सिर्फ शेर पर रहम किया है बल्कि उसने एक अच्छा इंसान होने का भी साबित किया है। जैसे ही शेर कुछ बेहतर हुआ, दादाजी ने मिंटू, चिंटू और टॉमी को साथ लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दादाजी ने मिंटू, चिंटू को बताया कि जब हमें किसी को मुश्किल वक्त में देखना चाहिए तो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी। मंटू अपनी मुहिम जोई और अपने इर्द गिर्द की कुदरती दुनिया को तलाश करने के शौक के लिए जाना जाता था। बारिश के एक दिन जब सर पर सियाह बादल छा गए और गरज चमक की आवाज़ दूर से गूंजी, दादा मंटू ने की वार्निंग के बावजूद जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे मंटू जंगल की गहराई में गया, बारिश तेज होती गई और मरैयत कम होती गई। खोए हुए और परेशान मंटू को एहसास हुआ कि वो उन मानूस रास्तों से बहुत दूर भटक गया है जिन्हें वो अच्छी तरह जानता था। घबराहट शुरू हो गई जब वो घर वापसी का रास्ता तलाश करने में जिद्दोजहद कर रहा था। बस जब उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही थी, मंटू ने एक चट्टानी सिरे के नीचे वाक़ एक छोटी सी गार से ठोकर खाई। मुसलसल बारिश से पनाह मांगते हुए वो गार में दाखिल हुआ और इसके खुश्क गले में सुकून पाया। जब वो तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहा था, मंटू ने अकेले निकलने के अपने ज़बरदस्त फैसले पर गौर किया। बारिश थमी तो मंटू गार से बाहर निकला और जंगल की तरफ देखने लगा। जब मंटू जंगल को देख रहा था, इसने दरख्तों में से एक हल्की सी चीख सुनी। मतजस्सुस उसने आवाज़ का पीछा किया यहाँ तक कि वो गिरे हुए पत्तों के दरमियान कांपते हुए और अकेले एक हिरन के बच्चे पर आ पड़ी। खौफजदा मखलूक के करीब पहुंचकर मंटू ने पूछा, छोटे, तुम्हें क्या तकलीफ है? हिरन के बच्चे ने आंसू भरी आंखों से देखा और जवाब दिया, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। मैं अपनी मुंह से बहुत दूर भटक गया हूँ और अब मुझे नहीं मालूम कि घर वापसी का रास्ता कैसे तलाश करूँ। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मंटू ने खोए हुए जानवर को अपनी हिकमत पेश की। मायूस मत हो मेरे अजीज, अगरचे रास्ता खैर वाज़ेह लग रहा है, अपनी जिबिल्लत पर भरोसा रखो और जंगल की सरगोशीन को सुनो, वो तुम्हें घर की रहनुमाई करेंगे। मंटू के अल्फाज से हौसला अफजाई करते हुए हिरन के बच्चे ने अपने आंसू पहुंचे और जंगल की तरफ रवाना हो गया। महफूज तरीके से वापसी का रास्ता तलाश करने का अज़्म किया।
सफर के दौरान इसे बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा और शक के लम्हात का सामना करना पड़ा, लेकिन हर कदम के साथ ये मजबूत और पुरइतिमाद होता गया। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा और साए लंबे होते गए, आखिरकार जंगल की गहराइयों से फूड़ा निकला और अपनी मुंह के सामने खड़ा पाया, जो अपने खोए हुए बच्चे को बेचैनी से ढूंढ रही थी। दोबारा मिलने पर बहुत खुशी हुई। हिरन की मुंह ने अपने बच्चे को प्यार से झंझोड़ा और मंटो की मेहरबानी और रहनुमाई का शुक्रिया अदा किया। एक दानिशमंदाना सर हिलाते हुए मंटो ने जवाब दिया, याद रखो छोटे, यहाँ तक के अंधेरे में भी अगर आप में इसे तलाश करने की हिम्मत है तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है। अपने आप पर और अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर भरोसा करें और आप कभी भी सही मानों में ऐसा नहीं करेंगे। खो जाना। और इस तरह हिरन के बच्चे और उसकी मुंह ने एक साथ घर का सफर किया। उनके दिल इस अक्लमंद मंटो के लिए तशक्कुर से भर गए जिसने उनका रास्ता तलाश करने में मदद की थी। मंटो ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दादाजी को अपने पीछे खड़े देखा। मंटो दादा को देखकर बहुत खुश हुआ और उनके साथ घर की तरफ चला गया। दादा ने रास्ते में मंटो से कहा, अगर आप में रास्ता तलाश करने की हिम्मत है तो हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता भी होता है। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल के एक दरख्त पर एक सियाना कौवा रहता था। कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फिक्र के वो पूरा दिन घूमता फिरता और तरह तरह के खाने पीने का लुत्फ उठाता। शाम होते ही किसी फलदार दरख्त पर रात बसर करता। जिंदगी के हसीन दिन उसी तरह गुजरते रहे। एक दिन कौवा जंगल घूमने निकला। घूमते घूमते उसे एक झील नजर आई। ये झील जंगल के बीचों बीच थी जहाँ कई परिंदे बसेरा करते थे। कौवा पानी पीने के लिए झील के पास उतरा तो इसकी मुलाकात एक हंस से हुई। जल्द ही हंस और कौवा दोस्त बन गए, लेकिन कौवा हंस से मुलाकात के बाद कुछ परेशान रहने लगा। इसकी परेशानी ये थी कि हंस इतना सफेद क्यों है और मैं इतना काला क्यों। कौवा झील में तैरते हंस को देखकर ये सोचता था कि हंस पानी में इतनी आसानी से मजे से तैर सकता है और जो कुछ भी वो खाता है वही झील में दस्तयाब है। ये हंस दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। मुझे भी हंस जैसा बनना चाहिए। ये सोचकर कौवे ने झील में तैरने की कोशिश की, लेकिन वो डूबने लगा और बड़ी मुश्किल से झील से बाहर आया। कौवे ने अपने ख्यालात हंस को बताए। हंस ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे भी लगता था कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस वक्त तक मैंने तोता नहीं देखा था। तुम्हें पता है कि तोते के पास 2-3 मुख्तलिफ रंगों के हरे, पीला, नीले पर होते हैं। तोता तो इंसानी आवाज की नकल कर सकता है और अच्छे अच्छे फल खाता है। अलामत वावल। ये सुनकर कौवा सोचने लगा कि तोता सबसे ज्यादा खुशनसीब परिंदा होगा। हंस से पता पूछकर कौवा एक तोते के पास गया और इससे इंसानी आवाजों की नकल इसे सिखाने को कहा। कौवे ने ये आवाजें निकालने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ काओ काओ की आवाजें निकली। कौवा अफसुर्दा हो गया और तोते से कहा, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे हो। तोते ने कौवे को बताया, पहले ये सोचकर मैं भी बहुत खुश होता था, फिर मैंने एक मोर देखा। मेरे पास तो सिर्फ 2-3 रंग हैं, जबकि मोर के पास कई रंग हैं। मोर खूबसूरत रक्स कर सकता है। उसकी बहुत बुलंद आवाज है। अपनी आवाज से मोर जंगल में मौजूद दीगर मखलूकात को किसी भी खतरे से खबरदार करता है। मेरे ख्याल में मोर दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। अब कौवे को मोर से मिलने की तमन्ना हुई और वो मोर से मिलने जा पहुंचा। वहाँ कौवे ने देखा कि मोर घबराया हुआ सा है और खुद को झाड़ियों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कौवा मोर के करीब गया और कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी परों में कितने सारे रंग हैं। तुम्हारी दिलकशी और खूबसूरती और रक्स की तारीफ तो पूरा जंगल करता है। तुम यूं झाड़ियों में कहीं छुपे बैठे हो। मोर ने जवाब दिया, ओ प्यारे कौवे, मेरे उन्हीं परों ने मुझे परेशानी में डाल दिया। मेरे लंबे और रंगीन पंख की वजह से शिकारी मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाज़ औकात वो मुझे चिड़ियाघर में भी डाल देते थे। इस वजह से मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं चिड़िया होता तो खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और अगर कोई खतरा होता है तो आसानी से छुप सकता था। कौवे ने कहा, मेरा तो ये ख्याल था कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे होगे। मोर ने कहा, मैं भी सोचता था मैं सबसे खूबसूरत और खुशनसीब परिंदा हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरत की वजह से मैं छुपता फिरता हूँ।
इसके बाद मोर ने कहा कि मैंने काफी गौर किया और मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ कौवा वो वाहिद परिंदा है जिसे कोई शिकारी नहीं पकड़ता, जो किसी पिंजरे में कैद नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे यही लगता है कौवा ही सबसे खुशनसीब परिंदा है और मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो खुशी खुशी हर जगह आजादी से घूम सकता था और अगर कोई खतरा होता तो आसानी से छुप जाता। एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। इसने कौवे और मोर को अपने पास बुलाया और कहा, हम में से हर एक में कुछ ना कुछ खुसूसियात हैं। हंस पानी में तैर सकता है, तोता इंसानी आवाज की नकल कर सकता है, मोर रक्स कर सकता है, चिड़िया छोटी और फर्तीली होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तैराकी या रक्स नहीं कर सकता लेकिन मुझे अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ सकता हूँ और अपने पीछे चीजें देख सकता हूँ। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? जब दिन के वक्त दूसरे तमाम परिंदे सख्त मेहनत कर रहे होते हैं तो मैं अपने घोंसले में सुकून से सो रहा होता हूँ। कौवा मायूस हुआ क्योंकि उसे तो अपनी किसी खुसूसियत के बारे में नहीं पता था। इसने उल्लू की बात काटी और कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तमाम परिंदों से सबसे ज्यादा नाखुश हूँ। अलामत वावेल। उल्लू मुस्कुराया और जवाब दिया, फरासत और समझ बूझ में कौवे को दूसरे परिंदों में बरतरी है। उल्लू ने कौवे से पूछा, क्या तुमने प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी? कौवे मसले हल करने के लिए कंकर जैसे औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। कौवा बहुत ज़हीन और अक्लमंद भी होता है। इसकी याददाश्त बहुत तेज है और वो सोच समझकर कदम उठाता है। उसीलिए किसी भी शिकारी का उसे पकड़ना और निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। अलामत वावेल। उल्लू को परिंदों में बहुत अक्लमंद माना जाता है। उल्लू ने कौवे को समझाते हुए कहा कि कुदरत ने हम में से हर एक को कुछ ना कुछ सलाहियतें दी हैं। हम में से हर एक किसी एक चीज में बेहतरीन है। हमें खुद पर तरस खाने की बजाय मेहनत करनी चाहिए और जो काम हम करते हैं इसमें महारत हासिल करना चाहिए। फिज वादी के कलब में जो घिरे हुई पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलों से घिरी हुई थी, वहाँ थॉमस नाम का एक किसान रहता था। थॉमस पूरी वादी में अपनी फसलों के लिए अपनी लगन और अटल काम की अखलाकियत के लिए जाना जाता था। ताहम एक मुस्तकिल मसला था जिसने थॉमस को दूचार किया। मैक्स नाम का एक शरारती बंदर। मैक्स थॉमस के वजूद का हंगामा था। हर रोज वो थॉमस के खेतों और बागात में घुस जाता, तबाही मचाता और जो कुछ भी इसके हाथ लग जाता वो चोरी कर लेता। थॉमस की चीखों पुकार और बाजू लहरा कर उसे डराने की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद मैक्स ने हमेशा उसे पीछे छोड़ने का रास्ता तलाश किया। एक दिन थॉमस ने फैसला किया कि इसके पास काफी है। उसने अपने खेतों के इर्द गिर्द जाल और रुकावटें खड़ी की, इस उम्मीद पर कि आखिरकार मुसीबत ज़दा बंदर को पकड़ लेगा। लेकिन मैक्स होशियार और चसत होने की वजह से आसानी से उन सब से बच गया। मायूस होकर और अपनी अकल की इंतहा पर थॉमस ने गांव के एक बुजुर्ग, एक अक्लमंद बूढ़े से मशवरा तलब किया, जिसने कई मौसमों को आते जाते देखा था। बुजुर्ग ने थॉमस की अफसोस की कहानी सुनी और फिर सोचते हुए सर हिलाया। इन्होंने कहा कि आप अकेले ताकत से मैक्स को शिकस्त नहीं दे सकते। आपको एक मुख्तलिफ तरीका आजमाना होगा। इसके बाद उसने अपनी एक कहानी शेयर की, एक किसान के बारे में जिसे एक बार परेशान किंगलहरीव के ग्रुप के साथ उसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन्हें भगाने की कोशिश करने के बजाय किसान ने उनसे दोस्ती करने का फैसला किया था। अपनी फसलों की हिफाजत में उनकी मदद के बदले इन्हें खुराक और रहाइश की पेशकश की थी। थॉमस को पहले तो शुबह था, लेकिन वो उसे आजमाने के लिए काफी बेचैन था। उसने अपने खेतों के किनारे के करीब फलों और गिरीदार मेवे का एक प्याला रखा, इस उम्मीद पर कि वो मैक्स को फंदे में फंसाएगा। लेकिन इसकी हैरत की वजह से मैक्स एहतियात से इसके पास पहुंचा और शक की नजरों से पेशकश को देखता रहा।
वक्त गुजरने के साथ थॉमस ने मैक्स के लिए खाना छोड़ना जारी रखा। आहिस्ता आहिस्ता उसका एतिमाद कमाया। बिलाखिर मैक्स ने थॉमस को दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर देखना शुरू किया। इसने खेतों पर छापा मारना छोड़ दिया और इसके बजाय थॉमस को अपनी फसलों की तरफ माइल करने में मदद करना शुरू कर दी। अपनी फर्तीली उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए पके हुए फल चुनने और कीड़ों को भगाने में। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, थॉमस और मैक्स लाजिम वाओ मुलज़ूम हो गए। वो खेतों में शाना बशाना काम करते थे, हंसी और कहानियां बांटते थे। जब वो सूरज के नीचे काम करते थे और अगरचे इन्होंने एक साथ बहुत से चैलेंजों का सामना किया, लेकिन वो हमेशा फतह याब हुए। उनकी दोस्ती और बाहमी एहतिराम के बंधन की बदौलत थॉमस और मैक्स की गैर मुतवक्की शराकत दारी पूरी वादी में फैल गई, जिससे दूसरे किसानों को जंगली हयात के साथ अपने तनाज़ात का परअमन हल तलाश करने की तरगीब मिली। और जैसे जैसे मौसम गुजरते गए, वादी तरक्की करती गई। इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी की बरकत से, और इस तरह थॉमस और मैक्स ने अपने दिन अमन और खुशहाली के साथ गुजारे। उनकी दोस्ती समझ और हमदर्दी की ताकत का सबूत है।